आज अगर आपने मुस्लिम वोटों की राजनीति को नहीं समझा तो आप इन चुनावी नतीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए और हम आपको इन 2 मिनटों में बताएंगे कि इस बार वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर कैसे हुआ और कैसे मुस्लिम वोटों की पूरी राजनीति हावी रही। और ये वही राजनीति है जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए खुद सत्ता का रास्ता, सत्ता की जमीन तैयार की। पश्चिम बंगाल में इस बार विपक्ष के कुल 86 विधायक चुने गए, जिनमें से 38 विधायक यानी 44% विधायक अकेले मुस्लिम समुदाय से हैं। इनमें भी टीएमसी के 80 विधायक, जिनमें 32 विधायक यानी 40% विधायक मुस्लिम हैं। लेफ्ट का एक विधायक चुना गया और वो एक विधायक भी मुस्लिम है। कांग्रेस के 2 विधायक चुने गए हैं, ये दोनों विधायक मुस्लिम हैं। हुमायूं कबीर ने 2 सीटों से चुनाव जीता है और वो भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के 86 में से 38 विधायक यानी 44% विधायक मुस्लिम हैं, जबकि बीजेपी के 207 विधायक चुने गए हैं, लेकिन इनमें से एक भी विधायक मुस्लिम नहीं है। इससे आप विपक्षी दलों में और बीजेपी में यह अंतर कर सकते हैं कि बीजेपी हिंदू वोटों के दम पर सत्ता में आई, मुस्लिम उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए और विपक्ष मुस्लिम वोटों की राजनीति करता रहा। यह हाल भी उस पश्चिम बंगाल में है जहां साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 27% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन अब आप असम को देखिए, 34% आबादी मुस्लिम्स की है। असम में बीजेपी के 82 और एनडीए के 102 विधायक चुनकर आए हैं, लेकिन इनमें से एक भी विधायक मुस्लिम समुदाय से नहीं है। वहीं विपक्षी दलों के 24 विधायक चुनकर आए हैं, उनमें से 22 विधायक यानी 92% विधायक मुस्लिम हैं। इनमें भी कांग्रेस के 19 में 18 विधायक मुस्लिम हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दोनों विधायक मुस्लिम हैं। टीएमसी का एक विधायक चुनकर आया है और वो भी एक मुस्लिम विधायक है। और राइजोर दल ने जो 2 सीटें जीती हैं और एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार ने वहां पर उनका भी चुनाव जीता। यानी जो पश्चिम बंगाल में हुआ वही लगभग असम में हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ। वहां पर 44% मुस्लिम विधायक बने, यहां पर तो 92% मुस्लिम विधायक। दोनों राज्यों में विपक्षी दल ने मुस्लिम वोटों की राजनीति की, लेकिन इस बार हिंदू वोट एकजुट हुआ, जिससे दोनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत हुई। पश्चिम बंगाल और असम के बाद अब आप केरलम को भी देखिए। केरलम में कुल 140 सीटें हैं, जिनमें से 35 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि इन 35 मुस्लिम विधायकों में से 30 मुस्लिम विधायक अकेले कांग्रेस गठबंधन के हैं। कांग्रेस के 63 में से 8 विधायक मुस्लिम समुदाय से चुनकर आए, जबकि कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 22 के 22 विधायक मुस्लिम समुदाय से चुने गए। और केरलम में इस बार कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बन रही है। अब इन सारे आंकड़ों में समझने वाली बात यह है कि जो केरलम में हुआ वो पहले पश्चिम बंगाल में और असम में भी होता था। सभी विपक्षी दल एक मुश्त मुस्लिम वोटों के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, हिंदू वोटों को चुनाव में बांटकर अपनी सरकार बना लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिंदू वोट एक साथ वोट करने एकजुट हो गए। बीजेपी ने हिंदू वोटों की राजनीति की और एक ऐसी लकीर खींची जिसमें विपक्ष मुस्लिम वोटों के साथ एक तरफ खड़ा रहा और बीजेपी ने हिंदू वोटों की एकता से बड़ा उलटफेर कर दिया। बीजेपी ने विपक्षी दलों को यह भी बता दिया कि जिन राज्यों में 30%, 35% मुसलमान हैं, वहां हिंदू वोटों के दम पर भी चुनाव जीता जा सकता है। और इन चुनावी नतीजों का सबसे बड़ा विश्लेषण और सबक यही है। आज एक सवाल यह भी है कि क्या इस हार के बाद पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी उसी तरह खत्म हो जाएगी जैसे एक जमाने में कांग्रेस और लेफ्ट हुई थी पश्चिम बंगाल में। आजादी के बाद 26 सालों तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जब एक बार साल 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी तो आज तक वापसी नहीं कर पाई है और लगभग खत्म हो चुकी है। इस बार के चुनाव में भी उसे सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। इसी तरह 34 साल तक लेफ्ट की पश्चिम बंगाल में सरकार रही, 34 साल। लेकिन जब एक बार साल 2011 में लेफ्ट की हार हुई
ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, उसके बाद वो कभी वापसी नहीं कर पाई और इस बार के चुनाव में भी लेफ्ट को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। और अब जब टीएमसी भी 15 सालों के बाद सत्ता से बाहर हुई है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी का भी वही हश्र हो सकता है जो कांग्रेस का 26 सालों के शासन के बाद हुआ और लेफ्ट का 34 सालों के शासन के बाद हुआ। ममता बनर्जी अभी 71 साल की है और अब अगले चुनाव होंगे तब तक वो 76 साल की होंगी और ऐसा माना जा रहा था कि अगर इस बार ममता बनर्जी चुनाव जीतती तो वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी में आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन इस हार ने अब टीएमसी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्थिति यह हो गई है कि ममता बनर्जी इस हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने शाम 4 बजे, जब चर्चा इस बात पर होनी थी कि बीजेपी किसको सीएम बनाएगा, कौन संभावित चेहरे होंगे, तो आज बड़ी खबर यह बन गई। आज उन्होंने कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, ये सब उनके खिलाफ साजिश हुई, नैतिक रूप से वो ही जीती हैं। चुनाव आयोग असली विलेन है, बीजेपी ने काउंटिंग सेंटर्स पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने ये कही कि वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए राजभवन नहीं जाएंगे। सुनिए। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. ममता बनर्जी को आपने सुना। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी हार के बाद भी इस्तीफा ना देकर पश्चिम बंगाल की सरकार चला सकती हैं? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? ज्यादा तौर पर नहीं। और आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो खुद भी कह रही हैं कि अब मैं एक नेता के तौर पर, एक आम नेता के तौर पर विपक्ष की तरफ से काम करूंगी, लेकिन वो इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में 4 चीजें हो सकती हैं। पहला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल RN रवि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर फिर भी ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उसे भंग कर सकते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 7 मई को पूरा हो रहा है और इसमें अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा ना भी दे तो भी मौजूदा विधानसभा 2 दिन बाद भंग हो जाएगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। तीसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 ये साफ कहता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो दे और इसके बाद भी वो इस्तीफा देने से इनकार करे, तब राज्यपाल को उन्हें यानी मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होता है। इसके लिए राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी करेंगे और आदेश जारी करके वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं और अभी इस मामले में भी ऐसा किया जा सकता है। नटशेल में कहें तो ममता बनर्जी इस्तीफा ना देकर भारतीय लोकतंत्र में एक गलत मिसाल पेश करेंगी जो अब तक कभी नहीं हुआ है। वो पश्चिम बंगाल में पहली बार हो सकता है और जब एक मुख्यमंत्री हार जाए लेकिन हार कर भी इस्तीफा जाकर राजभवन में देने को तैयार ना हो। भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है जब जनता के जनादेश पर शक किया गया और जब संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करने से ही इनकार किया जा रहा हो। और ये भी वो ममता बनर्जी कर रही हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली आकर पदयात्रा करती थी। अगर बहुत दूर भी ना जाएं तो कुछ ही महीने पहले ममता बनर्जी ने संविधान की कॉपी लेकर कोलकाता की सड़कों पर पदयात्रा निकाली थी। ये देखिए, हाथ में संविधान और लोकतंत्र को बचाने का प्रण लिया था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या वो अब इस्तीफा ना देकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही और क्या ये हट सही है? अगर आप वापस जीत जाती तो क्या आप उसी गुस्से के साथ जनादेश को अस्वीकार करती? अगर आपके अलावा कोई और जीत जाए तो इस्तीफा नहीं देंगे, क्या ये सही हो सकता है? पिछले 3 बार से आपकी सरकार बन रही थी तो ठीक, इस बार किसी और की बन गई
तो राजभवन में जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव में जब ममता बनर्जी की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीती या जब उन्होंने लगातार 3 विधानसभा के चुनाव जीते, तब उन्हें भारत के चुनाव आयोग से कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो काफी ड्रामा हुआ था, अलग अलग जगहों पर ईवीएम को लेकर बवाल हुआ था। लेकिन जब मैंडेट उनके पक्ष में आया, जब सीटें उनकी 215 आ गई, तब उन्होंने चुपचाप सरकार बना ली। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बड़ी बात यह है कि इस्तीफा नहीं देने के बाद भी उनकी सरकार हटेगी, वो हट जाएगी, लेकिन इससे भारत के लोकतंत्र पर जो दाग लगेगा, वो दाग इसे शर्मसार करेगा और हमारे संविधान को कमजोर करने वाला होगा। आज एक सवाल राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेताओं से भी है जो संविधान बचाने की बातें करते हैं। क्या ये विपक्षी नेता ममता बनर्जी को समझाएंगे कि वो लोकतंत्र का मान और जनादेश का सम्मान रखते हुए सही प्रक्रिया का पालन करें? क्योंकि अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के भी मुख्यमंत्रियों ने अपनी सरकार खोई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एसआईआर या कोई भी चुनावी प्रक्रिया या चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए किसी ने इस्तीफा जाकर राजभवन देने से इनकार कर दिया हो। शायद हमारे विपक्ष के नेता ऐसा नहीं करेंगे। आप राहुल गांधी को ही देख लीजिए जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में जनादेश को चुराया गया, लेकिन सच ये है कि जब चुनाव चल रहे थे तब खुद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती और बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, धर्म के आधार पर उनका अर्थ है ध्रुवीकरण कराना, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता ममता बनर्जी ने, तो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता नहीं खुलता। इस बात पर हम भी सहमत हैं कि अगर विपक्ष पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं छोड़ेगा तो वो हर बार अपनी इस पॉलिटिक्स से बीजेपी की जमीन को ही तैयार करेगा। देखिए राहुल गांधी ने तब क्या कहा था। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता।